हेलो सानिया, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? सर। यस सर। हाँ। हाँ सानिया, आप अ, बताओ थोड़ा अपने बारे में, यानी ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, और टैली क्यों सीखना है उस बताओ थोड़ा बहुत। सर आई स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड। हाँ। एंड उसके बाद 12th के बाद मुझे एसीसीए करना है, इसलिए मुझे टैली सीखना है। अच्छा ठीक है। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन सर। और टैली की ऑलरेडी एक बैच चालू हो चुकी है और वो पूरा एक महीना उसमें खत्म हो चुका है। तो उस हिसाब से तुम्हारा यानी अभी ज्वाइनिंग है, तो उस हिसाब से तुम्हारा अलग बैच क्रिएट किया है हमने, उन दोनों के साथ नहीं किया है। हाँ। तो आज हम यानी अपनी टैली की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत पहले अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन रखते हैं, उसके बाद अपने धीरे धीरे यानी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब अपने धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे उसमें। तो पहले थोड़ा बहुत टैली का मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि टैली क्या है और क्यों है और किस हिसाब से कब आया। अब टैली मेनली एक बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो उसका पहले आया था 1992 में आया था टैली सॉफ्टवेयर पहला। 1992 से लेके अभी तक टैली में बहुत सारे अपडेशन और वो सब आए हैं। अभी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के हिसाब से साथ आ गए, जैसे बीजी है और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में चलने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो तो वो टैली है। जब नया नया टैली आया था तब खाली उसमें बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज ही होती थी, कि जैसे कि सेल या परचेज की एंट्री करना और पार्टी को पेमेंट या रिसीव करना, उस हिसाब से। पर अभी टैली में हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री भी कर सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, और इस हिसाब से सब की सब एंट्रियां हम उसमें कर सकते हैं। यानी टैली अब बहुत एडवांस लेवल पे भी आ चुका है। तुम्हें कोई भी डाउट या कुछ भी पूछना हो बीच में तो तुम अनम्यूट करके खुद को पूछ सकती हो, मैंने तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन ऑन ही रखा है। ठीक है। अब टैली मेनली क्या है, टैली कोई भी सीख सकता है, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी उसे सीख सकता है और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी सीख सकता है। पर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को फायदा क्या रहता है कि उनको अकाउंटिंग का भी नॉलेज होता है, तो उस हिसाब से उनको टैली में एडवांस सीखने में बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, वो टैली सीखेंगे तो वो खाली सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे कि इसमें यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से ये रिपोर्ट जनरेट होता है, वो सब सीख जाएंगे। पर उसमें ये रिपोर्ट क्यों जनरेट हो रहा है, ये पार्टी का डेबिट बैलेंस क्यों दिख रहा है, ये पार्टी का क्रेडिट में बैलेंस क्यों दिख रहा है, ये पार्टी लॉस में क्यों दिख रही है, वो सब समझना वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए थोड़ा इजी नहीं होगा, जो अपने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब टैली स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़े बहुत बेसिक्स अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत टर्म्स और उसकी डेफिनेशन और वो सब देख लेते हैं अपने, कि वो अपने को आगे जाके टैली में बहुत काम आएगी। अब मेन अपने थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखे तो उसमें पहली डेफिनेशन अपने समझनी है ट्रेड की डेफिनेशन। ट्रेड की डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर ऑफ इन एक्सचेंज फॉर मनी। यानी ट्रेड का मेन अपने बेसिक मीनिंग समझे लेमन लैंग्वेज में, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रेड यानी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी किसी को गुड्स या सर्विस देना किसके बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो उसको हम बेसिकली ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड के बाद दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेशन। प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी उसको हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो प्रोफेशन क्या है कि जिस चीज की यानी हमें सर्विस देने के लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होगा। जैसे कि आज हम देखें कि कॉमर्स में आगे जाके हम CS ICW भी करते हैं, जैसे तुम SCCA करने वाली हो, उस हिसाब से कुछ स्पेशलाइज कोर्स करें, उसके बाद हम कोई बिजनेस चालू करें यानी खुद का, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। यानी जिस चीज़ का बिजनेस करने के लिए हमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। उसके बाद डेफिनेशन अपने देखेंगे ऑनर का। ऑनर ऑनर की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन हु ओन्स समथिंग, यानी जो पर्सन ट्रेडिंग या प्रोफेशन या बिजनेस में कोई भी चीज ओन करता है, यानी वो बिजनेस को जो ओन करता है उसको हम बोलेंगे ऑनर।
ऑनर इज अ लीगल प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस, यानी उसको दूसरी लैंग्वेज में लीगल प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस बोलते हैं। यानी कोई एक बंदा अकेला कोई बिजनेस चला रहा होगा तो वो बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाएगा, उसको लीगल ऑनर, लीगल प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस बोलेंगे अपना। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज द मनी इट हैज अवेलेबल टू पे फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन एंड टू फंड इट्स फ्यूचर ग्रोथ। कैपिटल का मीनिंग क्या है, यानी अपना बेसिक समझे एग्जांपल लेके। तो आज कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी यानी कैश में कोई अमाउंट लाए या कोई काइंड में कोई चीज लाए, यानी उसको कपड़े का धंधा चालू करना है तो अपने घर से वो कोई मटेरियल कपड़े के लिए वो कोई घर से लाए कोई कपड़ा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा स्टार्ट करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान हो वो घर से अपने घर से लाए, यानी धंधा स्टार्ट करने के लिए वो कोई भी चीज लाए तो उसको हम बोलते हैं उसकी कैपिटल, धंधे की कैपिटल उसको बोलते हैं, बिजनेस की कैपिटल बोलते हैं उसको। उसके बाद डेफिनेशन है ड्राइंग्स की। ड्राइंग इज द रिकॉर्ड kept by business owner or accountant that shows how much money has been withdrawn by business owners। ड्रॉइंग्स का मीनिंग क्या होता है कि अपने पर्सनल खर्चे के लिए या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो बिजनेस का ओनर ओनर होता है या ओनर्स होते हैं वो मंथ टू मंथ या ईयर एंड में या 3 मंथली या कैसे भी बिजनेस में से पैसा उठाएगा खुद के पर्सनल यूज या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। उसके बाद डेफिनेशन है गुड्स की। हमने जैसे ट्रेड में देखा ट्रेड इन्वॉल्व्स दैट, ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? गुड्स आर द टेंजिबल थिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बॉट और सोल्ड देन फाइनली कंज्यूम्ड। गुड्स यानी कि गुड्स को एक टेंजिबल थिंग बोलेंगे। टेंजिबल मतलब क्या है? टेंजिबल यानी जो चीज हम देख सके और उसको छू सके उसको टेंजिबल बोलेंगे हम। तो गुड्स का मतलब क्या कि गुड्स आर द टेंजिबल थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बॉट और सोल्ड एंड फाइनली कंज्यूम्ड। यानी अपने कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें कोई भी चीज जो हम परचेज करेंगे सेल करेंगे या देन फाइनली उसको हम कोई कंज्यूम करेगा तो उसको हम बिजनेस में गुड्स बोलेंगे। यानी अपने कपड़े का बिजनेस कर रहे होंगे तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स बन जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब हमारी गुड्स बन जाएगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्काउंट। डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या होगी? Discounts refer to an amount or a percentage deducted from the normal selling price of something। डिस्काउंट का यानी जनरल टर्म में मीनिंग देखे तो हम सबको यानी नॉर्मली तो पता ही होता है कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज की जो प्राइस होगी उसमें से जो भी हमें लेस करके देंगे वो थिंग, तो वो जो डिडक्ट किया उसने प्राइस में से वो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जनरली दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट यानी हमने जब यह सेल या परचेज करी उसी टाइम पे जो हमें डिस्काउंट जो बिल में मेंशन होगा या उसी टाइम पे जो हमें सेलर या परचेजर डिस्काउंट देगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जब हम सेल या परचेज करेंगे उसी टाइम पे या बिल में मेंशन होगा या तो हमें सेलर और परचेज उसी टाइम पे हमें डिस्काउंट दे देगा। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट यानी सेलर सेलर या परचेजर अपने सामने ऑफर रखेगा कि आप अगर इतने टाइम में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, इतने टाइम में पेमेंट किया तो इससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट मतलब क्या है कि आपने 2 महीने में पेमेंट कर दिया तो आपको 10-10% डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने में पेमेंट कर दिया तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कैश डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? ऑफर्ड एट द टाइम, टाइमली और अर्ली पेमेंट। यानी आप टाइमली पेमेंट करोगे या अर्ली पेमेंट करोगे तो वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। डिस्काउंट के बाद अपने डेफिनेशन देखते हैं कि बैड डेप्स। बैड डेप क्या होता है? बैड डेप का मीनिंग क्या है? बैड डेप इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट अकर्स आफ्टर रीपेमेंट बाय अ कस्टमर इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी कलेक्टेबल। यानी उसका जनरल मीनिंग समझे कि यानी हमने किसी को सेल किया है, किसी को भी यानी अपना जो बिजनेस है उसमें हमने किसी को गुड्स सेल किया है। जैसे अपना एग्जांपल है कि 50,000 का गुड्स हमने किसी एक्स पार्टी को सेल किया। अब आगे जाके जब उसको पेमेंट की बारी आई तो वो ऐसा बोलेगा कि 50,000 तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 40,000 भी पेमेंट करूंगा, बाकी मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो 10,000 क्या कहलाएगा? बैड डेट। यानी जो अमाउंट
हमने जिस पार्टी को सेल करी उस पार्टी से हम रिकवरेबल ना हो, वो अनरिकवरेबल अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। उसके बाद है डेफिनेशन ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस इवेंट दैट हैज मॉनेटरी इन टर्म्स ऑन अ entity's financial statement and is recorded as an entry in its accounting records। ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, यानी जनरल लैंग्वेज में हम समझे तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज होगी, जैसे कोई सेल किया, परचेस किया, किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया, कोई ऑफिस का एक्सपेंस हुआ, कोई चाय पानी का खर्चा हुआ, उस हिसाब से डे टू डे में जो चीज होती है, सेल परचेस, उन सबको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और उसके बाद हम वो ट्रांजेक्शन कहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम टैली में जो ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद वाली डेफिनेशन उससे ही कनेक्टेड है। उसके बाद वाली डेफिनेशन है वाउचर। एवरी ट्रांजेक्शन इज एविडेंस बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट विच कैन बी कैश मेमो, इनवॉइस, चेक एटसेट्रा। सच डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एन वाउचर। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हमने करा हो तो उसका सपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे सेल के लिए सेल इनवॉइस होगा, परचेज के लिए परचेज इनवॉइस, हमने बैंक में कोई रुपए जमा करवाए तो उसके लिए बैंक की कोई स्लिप होगी, हमने किसी को कोई पेमेंट किया होगा तो उसमें पेमेंट का रेफरेंस देने के लिए कोई हमें चिट्ठी दी होगी। तो वो सब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या? वाउचर। टैली में भी इस टाइप के वाउचर, डिफरेंट डिफरेंट वाउचर पहले से बने हुए होते हैं, जैसे कि पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। यानी हम नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अपने जो मैन्युअली जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें सब के सब ट्रांजेक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। पर टैली में कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट थोड़े बहुत वाउचर टैली ने अपने हिसाब से अलग अलग किए हुए हैं। जैसे कि सेल वाउचर, यानी सेल अपने डे टू डे में बहुत सारा होता है, सेल और परचेज, रिसिप्ट और पेमेंट, और वो सब क्या है, डे टू डे में होने वाली एक्टिविटीज है। तो वो टैली ने बाय डिफॉल्ट पहले से वाउचर में अलग किया हुआ है। और बाकी सब जो ये वाउचर में कवर नहीं होगा, वो कौन से वाउचर में जाएगा? जर्नल वाउचर में, जो हमने अपने मैन्युअली कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी अपने आपने जनरल एंट्री तो सीखी ली होगी, तो उस हिसाब से अपने जैसे जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल बुक में, वैसे ही टैली में ऐसे वाउचर अलग अलग बनाए हुए हैं। और जो भी कोई उस वाउचर में एंट्री नहीं होगी तो वो अपने जर्नल रजिस्टर में वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ ली। उसके बाद अपने अकाउंटिंग का उसका मेन मीनिंग और उसका क्लासिफिकेशन अपने कौन सी हेड में होता है, अकाउंटिंग के मेन 3 क्लासिफिकेशन और उसके गोल्डन रूल्स क्या है। तो अकाउंटिंग का मेन यानी बेसिक, उसकी कोई ऐसे मेन डेफिनेशन नहीं है, पर उसका बेसिक मीनिंग अपने समझे तो एनी any profit or transaction of any profit or loss derived from any transaction or person or goods record in a books is called accounts। यानी अपने कोई भी यानी डे टू डे में एक्टिविटी करे, सेल परचेज पेमेंट, उसमें से कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो वो हम कोई भी बुक्स में रिकॉर्ड करें तो हम उसको अकाउंट्स बोलते हैं। और उसकी मेन बेसिक दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। और अकाउंटिंग को अपने बेसिक थ्री 3 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है। 3 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल अकाउंट्स और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट यानी क्या? पर्सनल अकाउंट यानी कोई भी व्यक्तिगत खाते होते हैं तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। यानी कोई भी इंसान कोई भी इंसान कैश लाके धंधा चालू करेगा तो वो इंसान वो बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। यानी कोई भी व्यक्तिगत खाता या जीता जाता खाता जिसको हम बोल सके तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट यानी क्या? कि जो ऑलवेज जो ओरिजिनली रियल में वो हम उसको देख सकते हैं, या ऐसा कोई अकाउंट हो तो उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट यानी क्या? जो अकाउंट यानी अपना एक्सपेंस या इनकम है जो हम देख या छू नहीं सकते पर वो एक्चुअली में वो अकाउंट है। तो ये मेनली 3 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग है और उसके मेन बेसिक गोल्डन रूल बने हुए हैं। तो अपने थोड़े बहुत पहले उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि पर्सनल में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा। उसके बाद उसके गोल्डन रूल्स देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या आएगा? बेसिक कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट,
कोई पार्टी का अकाउंट यानी देखे तो आशा ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। पर्सनल अकाउंट से हमें क्या मिलता है, मेन बेसिक चीज अपने को क्या पता पड़ती है पर्सनल अकाउंट से? पर्सनल अकाउंट्स में से हमें पता पड़ता है कि कोई इंसान से हमें कितने पैसे लेने हैं या उसको कितने पैसे देने हैं, उसका डेबिट बैलेंस क्या है, उसका क्रेडिट बैलेंस क्या है, यानी उसके पास से कितने पैसे लेने के बन रहे हैं या उसको कितने पैसे देने के बन रहे हैं, वो हमें देखना हो तो वो हमें पर्सनल अकाउंट्स में दिखेगा। पर्सनल अकाउंट में वो टाइप के अकाउंट आते हैं। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं उसका बेसिक थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखें तो कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, यानी फिक्स एसेट जो वाला अकाउंट है वो सारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। और रियल अकाउंट में एक नियम है कि रियल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा। कोई भी रियल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे तो वो ऑलवेज डेबिट ही होगा। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आपने देखा एग्जांपल में तो इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, कमीशन है, वेजिस है, सैलरी का अकाउंट है, वो सब खाते को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। यानी जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं ना वो जनरली नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अब इस तीनों अकाउंट के मेन बेसिक गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? जो पर्सनल जो खाते उस पर्सन जो पर्सनली वो खाते जीवित हो, तो पर्सनल अकाउंट में उस हिसाब से खाते हैं। तो उसका नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जिसको कोई भी चीज धंधे में से मिल रही है, चाहे वो पैसा हो या गुड्स हो, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और जिसको भी धंधे में से कोई चीज दे रहे हो हम किसी को, यानी क्रेडिट द गिवर, यानी जो चीज वो चीज दे रहा हो किसी को, यानी चाहे गुड्स हो या पैसा हो, तो उसको हम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मेनली क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं? कैश, फर्नीचर ना, फिक्स एसेट ना, वो सब वाले रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो उसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी धंधे में कोई भी चीज आएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे, और धंधे में से कोई भी चीज जाएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा धंधे में उसको हम ऑलवेज डेबिट करेंगे, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में तो उसको हम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। तो ये मेन तीन गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के। और ये तीन गोल्डन रूल पे ही पूरा अकाउंटिंग चलता है। यानी अपने टैली में भी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें भी ये तीन गोल्डन रूल ही काम आएंगे। टैली में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री मैन्युअली अकाउंटिंग में पोस्ट करते हैं, वैसे ही हम टैली में वो एंट्री पाउचेस में पोस्ट करते हैं। यानी उसमें उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टैली एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही अकाउंटिंग का, जैसे हम नॉर्मली मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही टैली में अकाउंटिंग करेंगे, पर अलग अलग वाउचर्स में उसकी एंट्री करेंगे और उसमें अलग अलग फीचर्स आते हैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा। अब ये मेनली हमने देख लिया कि अकाउंटिंग क्या है और उसको मेन कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और उसके गोल्डन रूल क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्नल। जर्नल में हम पूरा सब रजिस्टर करते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन रजिस्टर करते हैं। तो मेन जर्नल क्या है? जर्नल इज अ record of all the transaction of a company recorded in day to day activities। जर्नल का मीनिंग क्या होता है कि जर्नल क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यानी डे टू डे में अपने जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, सेल परचेज होगा, रिसिप्ट या पेमेंट होगा, कोई भी खर्चा होगा, चाय पानी का खर्चा होगा, चाहे कुरियर का खर्चा हुआ, कोई भी खर्चा लगा लो, तो उसका हम रिकॉर्डिंग कोई जगह करते हैं तो वो रिकॉर्ड को हम जर्नल बोलते हैं। उसका एक रजिस्टर बनता है जर्नल, उसको बोलते हैं हम जर्नल रजिस्टर। उसके बाद हमने ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, यानी जर्नल यानी मेन मेन हमने टर्म्स देख ली। उसके बाद हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशंस देखे और उसके रूल्स देखे। और मेन जो डे टू डे बाद में ट्रांजेक्शन होंगे अपने बिजनेस में वो हम कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो सब रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने पास सब मेनली रिपोर्ट्स जनरेट होंगे अपने पास।
उसमें कई तरह कैसे रिपोर्ट, कई तरह के रिपोर्ट आते हैं अलग अलग। टैली में तो और ज्यादा रिपोर्ट्स आते हैं, पर मेनली हमें जो काम की रिपोर्ट्स है उसका हम मीनिंग और उसमें उस रिपोर्ट से हमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज बुक कीपिंग वर्कशीट in which the balance of all ledgers are compiled into debit and credit account column, totals are equal। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस वो चीज है जिसमें हमें, वो एक बुक कीपिंग वर्कशीट है जिसमें हमने हमने जो भी लेजर यानी हमने क्रिएट करे होंगे पूरे अकाउंटिंग ईयर में, यानी हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे होंगे उसमें कोई भी पार्टी का कोई भी एक्सपेंस का कोई भी चीज वस्तु का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या है वो हमें कौन शो करेगा? तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक फायदा क्या है कि अपने नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम से ही अपने यहाँ अकाउंटिंग होती है नॉर्मली। तो जितनी अमाउंट डेबिट हुई होगी सामने उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कोई दूसरा अकाउंट हुआ होगा। तो उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में क्या है, हर एक चीज दिखती है ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस शीट की साइड हो असेट या लायबिलिटीज, या प्रॉफिट एंड लॉस की साइड हो डेबिट और क्रेडिट, या ट्रेडिंग अकाउंट की साइड हो, सबकी सब चीज हमें ट्रायल बैलेंस पे दिखती है। और उसका क्या होता है, टोटल मैच होता है। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि टू सी ऑल द अकाउंट्स, टू सी ऑल द अकाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एट वन प्लेस, यानी सभी सभी सब अकाउंट्स के अपने को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एक ही जगह पे देखने हो तो वो अपने को ट्रायल बैलेंस में दिखेंगे। यानी मैंने जैसे कि बताया कि बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी साइड हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड हो, और या ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड हो, वो सबके सब अपने को एक ही जगह दिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। और उसका बैलेंस सेम होता है। तो उससे हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में वो कोई मैथमेटिकली एरर करी होगी तो वो भी हमें वो ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगी। यानी जैसे कि हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम डेबिट या क्रेडिट में कोई अमाउंट में मिसमैच करा होगा या तो कोई गलती करी होगी मैथमेटिकल, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता पड़ जाएगी। कैसे? जैसे कि उसका टोटल मैच अपने नहीं होगा तो उस हिसाब से हमें पता पड़ जाएगा कि हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई गड़बड़ करी है या नहीं। उससे ये फायदा होता है। उसके बाद होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इंडिकेट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी आपने कोई भी बिजनेस करते हैं कोई भी चीज का, तो उसमें मेन हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी होगी, जैसे हम कपड़े का एग्जांपल ले तो कपड़े का सेल और परचेस करना वो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो उस मेन बिजनेस एक्टिविटी से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, जो मेन बिजनेस अपनी एक्टिविटी है उससे लगते जो भी ट्रांजेक्शन है या जो भी एक्सपेंसेस है या उससे लगने वाली जो भी इनकम है वो सारा किस में रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी हम कपड़े का सेल या परचेज करें तो कपड़े का सेल या परचेज में हमें कहीं भेजने के लिए कोई गाड़ी भाड़ा लगेगा या वो सब होगा, उस टाइप के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या दिखा रहा है कि मेन हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ या उससे हमें कितना लॉस हुआ। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट represent actual profit earned or loss sustained by business during the accounting period। यानी वो हमें हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस दिखाता है। जैसे कि हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें मेन हमारी बिजनेस एक्टिविटी तो होगी, उसमें हम सेल परचेस तो करेंगे, पर उसके लगते कोई खर्चे होंगे तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है उसमें आड़े टेढ़े के कितने खर्चे या उसकी इनकम होती है। जैसे हमने बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो बैंक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, तो वो हम इनडायरेक्ट इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, वो P&L अकाउंट में आएगा। और उसको लगता है यानी हमने हमने ऑफिस के कोई खर्चे करे, यानी चाय पानी का खर्चा है, किसी को सैलरी दी, तो वो डायरेक्टली सेल या परचेस को तो लगता खर्चा नहीं है, तो वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? P&L में रिकॉर्ड करेंगे। तो P&L में बाकी सब जो खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे या बाकी सब जो इनकम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, वो सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस वो P&L में आएंगे। तो वो सब इनकम एंड एक्सपेंसेस ऐड और लेस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे बिजनेस का वो होगा वो हमें कौन दिखाएगा? P&L अकाउंट दिखाएगा। यानी P&L अकाउंट में बाकी सब खर्चे और इनकम सब आ जाती है और हमें एक्चुअल पिक्चर ऑफ बिजनेस हमें पता पड़ता है कि उसमें एक्चुअल कितना प्रॉफिट है या एक्चुअल कितना लॉस है। उसके बाद हम
मेन हमारा चौथा और मेन रिपोर्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी एंड कैपिटल। यानी बैलेंस शीट क्या है, वो हमारे बिजनेस का मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यानी हमने जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो भी सेल और परचेज या डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारी कैपिटल क्या है या हमारी इक्विटी क्या है, और उसके बाद कौन सी पार्टी का कितना डेबिट बैलेंस है या कितना क्रेडिट बैलेंस है, कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है, वो सब हमें कहाँ पे शो होता है, बैलेंस शीट में। यानी बैलेंस शीट को एक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिससे बिजनेस का पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर पता पड़ता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता पड़ता है उस अकाउंटिंग टर्म का, वैसे ही बैलेंस शीट से कंपनी का एक्चुअल पिक्चर पता पड़ता है कि कितना, यानी हम अच्छा हमने बिजनेस किया है या कितना बुरा किया है। यानी कितने हमारे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कितना हमारा स्टॉक है, कितने हमारे पास फिक्स एसेट हमने जनरेट करी है, वो सब हमें कैसे पता पड़ता है, बैलेंस शीट से पता पड़ता है। तो ये सब हमने जनरल जो टर्म्स थी अकाउंटिंग में, यानी जनरल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग थी, उसकी हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद अकाउंटिंग में जो मेन तीन क्लासिफिकेशन थे उसके वो देखे। उसके बाद थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखी, उसके तीन गोल्डन रूल देखे। और उसके बाद जो रिपोर्ट जनरेट होती है मेनली उसमें, वो रिपोर्ट कौन कौन सी है और वो रिपोर्ट से हमें क्या क्या पता पड़ता है, वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद अपने, मैं आपको आज टैली में, टैली का थोड़ा बहुत यानी दिखा देता हूँ कि टैली में अपने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तक यानी आपको ये जो मैंने बेसिक्स चीजें जो समझाई अकाउंटिंग की और वो सब, वो आपको समझ में आ गई ना तानिया? Yes, sir. या आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा, पर यानी तो अभी यानी Yes. बेसिक्स के लिए ये थोड़ा रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया। Yes, sir. ओके, अब आपने देखते हैं टैली में कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं अपने। क्या हुआ? सर एक्चुअली ये जो जो एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करना, आप उसकी लिंक भेज सकते हैं, ये ऐसे डाउनलोड हो सकता है वो? बिकॉज आई ट्राइड, सो it was only of Tele Prime. Tele ERP9 was not available in the educational version. अच्छा, अब टैली Yeah. ERP9 एजुकेशन वर्जन डाउनलोड करना हो ना, तो गूगल क्रोम में जाके सर्च मारना, तुम खाली टैली लिखोगे ना आप, तो टैली, खाली टैली लिखोगे तो वो टैली प्राइम वाला ही दिखेगा, क्योंकि टैली प्राइम प्राइम है ना, अभी लेटेस्ट वर्जन है। पर टैली प्राइम अभी अपने, टैली प्राइम आने के लिए हमें पहले टैली ERP9 आना चाहिए। तो टैली ERP9 कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं इसमें से दिखाता हूँ। इस साइट्स में से, ये जो वेबसाइट है ना, उसमें से टैली ERP9 डाउनलोड होगा। और मैं ना आपको ये उसकी जो डायरेक्ट डाउनलोड वाली लिंक होगी ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें से डाउनलोड करके, मैं जो आज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, वो आप अपने हैंड से प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत, ठीक है? मैं ऐसा होगा ना, वो लिंक भेज दूंगा दीपक सर को या आपको ही डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है? सर ऐप पे अपलोड कर दीजिए ना वो लिंक, ऐप पे जो बैच हाँ है उसमें ही। हाँ, उसमें अनाउंसमेंट में मैं डाल दूंगा या बैच में अपने डाल दूंगा, ठीक है? यस। ओके, अभी अपने टैली में आते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको सही से? यस सर। हाँ, टैली अपने पहले ओपन कैसे करते हैं वहीं से।
टैली अपने ओपन करेंगे ना, तो मेन गेटवे ऑफ टैली हमारा ये है। मेन गेटवे ऑफ टैली यानी गेटवे ऑफ टैली, उसको टैली की लैंग्वेज में बोल रहे, मेन अपना सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मेन मेनू अपना टैली का ये रहेगा। उसका मेन हेडिंग है कंपनी इन्फो यानी कंपनी के इन्फॉर्मेशन। उसमें पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी से क्या होगा, अपनी जो ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड होगी वो कंपनी हम सिलेक्ट कंपनी में से ओपन करके देख पाएंगे। लॉग इन एज रिमोट यूजर वो एडवांस वाला ऑप्शन है, वो अभी अपने स्किप करते हैं, बाद में आगे जाके वो देखेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी से अपने कोई भी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है बैकअप। कोई भी कंपनी का हमें बैकअप लेना हो तो यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, और वही बैकअप को हमें रिस्टोर करना हो तो वो यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। और क्विट से यानी क्विट हो जाएगा। अभी हमें कोई भी कंपनी बनानी हो, क्रिएट कंपनी करनी हो, तो वो हम जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट कंपनी में। सर टैली वाली स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, मतलब दिख नहीं रही है। ओके, कंप्यूटर दिख रहा है, माय कंप्यूटर। हाँ, वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। अब अपने टैली खोलेंगे ना, तो मेन पहला ये गेटवे ऑफ टैली रहेगा, यानी अपने बोल सकते हैं कि मेन मेनू टैली का क्या है। यानी टैली अपने ओपन करेंगे तो ये अपने को मेन मेनू दिखेगा, उसमें इतने ऑप्शन रहेंगे। उसका मेन हेडिंग है कंपनी इन्फो, उसका मतलब है कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन। उसमें पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्या आएगा, जो भी हमने पहले से कंपनी क्रिएटेड करके रखी होगी या पहले से बना के रखी होगी, वो अपने सिलेक्ट कंपनी में जाके उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉग इन एज रिमोट यूजर। लॉग इन एज रिमोट यूजर का वो है क्या ना, एडवांस ऑप्शन है, वो अपने अभी स्किप करते हैं, वो आपने आगे जाके सीखेंगे। क्रिएट कंपनी से क्या है, अपने कोई भी नई कंपनी बनानी हो तो वो अपने क्रिएट कंपनी में से जाके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है बैकअप का ऑप्शन। बैकअप में क्या होगा, कोई भी कंपनी का हमने जो भी डेटा हो वो हमें बैकअप कहीं पे लेना हो तो वो बैकअप में जाके हम बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर में क्या है, कोई भी कंपनी का हमने पहले से बैकअप लिया हुआ वो हमें यहाँ पे रिस्टोर करना हो यानी खोलना हो यहाँ पे, तो वो हम रिस्टोर में जाके कर सकते हैं। तो अपने देखेंगे कि क्रिएट कंपनी, कोई भी कंपनी क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें जाएंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी अपने करेंगे तो मेन ये कंपनी क्रिएशन का विंडो खुलेगा। कंपनी क्रिएशन में पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, डायरेक्टरी के आगे ये पाथ दिख रहा होगा आपको। ये पाथ कौन सा है कि ये पाथ बाय डिफॉल्ट टैली में सिलेक्टेड होता है। यानी अपने टैली जिस भी फोल्डर में इंस्टॉल हुआ होगा ना, बाय डिफॉल्ट टैली वही पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा कोई भी नई कंपनी बनाने के लिए। वो पाथ अगर हमें चेंज करना हो तो वो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर वही का वही रखना हो तो वही का वही भी रख सकते हैं। अब टैली में आगे या पीछे जाना हो ना, तो एंटर एंटर से आगे जा सकते हैं और बैक स्पेस से अपने पीछे जा सकते हैं। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है टैब और शिफ्ट टैब। तो अपने शिफ्ट टैब से यहाँ पे पीछे जाएंगे तो ये अपना डायरेक्टरी वाला ऑप्शन में चला जाएगा। अब मेरे को कोई भी दूसरा पाथ सिलेक्ट करना होती, जैसे तो ये पाथ है, मेरे को वहां पे कंपनी नहीं बनानी है, मेरे को दूसरा पाथ सिलेक्ट करना है। ये आपको दिख रहा है, ये मैं जो पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ कि खाली टैली वाला ही दिख रहा है? नहीं सर, पाथ दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि ये वाला पाथ कौन सा है, ई ड्राइव में टैली ERP9 GST में डेटा करके वो पाथ वाला है। मेरे को ई ड्राइव में नहीं बनानी है, डी ड्राइव में कंपनी बनानी है, तो मैं डी ड्राइव में जाऊंगा, कोई भी एक फोल्डर सिलेक्ट करूंगा। वो पाथ हमें कॉपी करना हो ना, तो वो पाथ के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें कॉपी करना हो तो कंट्रोल C से हम कॉपी करेंगे। और टैली में कॉपी या पेस्ट करना हो ना, तो उसके लिए शॉर्टकट, उसके लिए की अलग है। जैसे हम नॉर्मल कॉपी या पेस्ट करना हो तो कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी और पेस्ट करते हैं। टैली में कॉपी और पेस्ट करना हो ना, तो कंट्रोल-Alt-C से कॉपी होगा और कंट्रोल-Alt-V से पेस्ट होगा। मैं फिर से बताता हूँ, टैली में कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो कंट्रोल+Alt+C से कॉपी होगा और कंट्रोल+Alt+V से पेस्ट होगा। तो यानी वो पाथ मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे मेरे को वो पाथ पेस्ट करना हो तो ये मैं डायरेक्टरी वाले ऑप्शन में हूँ, ऑलरेडी हूँ, ये वाला ऑप्शन मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से।
ये जो पाथ दिखा रहा है वो, अब कंट्रोल ऑल्टर वी ये की पेस्ट करूंगा तो वो यहाँ पे आ गया वो पाथ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नेम, यानी कंपनी का हमें नेम क्या रखना है, तो हम कंपनी का नेम रखते हैं बराबर। अपने कंपनी का जो भी नेम रखेंगे बाय डिफॉल्ट उसके नीचे ऑप्शन है मेलिंग नेम, उसमें ये आ जाएगा, उस वही वाला नेम आ जाएगा। यानी अपने इस पार्टी का यानी अपने कोई भी मेल ड्राफ्ट करेंगे, यानी टैली में से हम डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम मेलिंग का मेन हेडिंग क्या होगा, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कंपनी का ही नेम सिलेक्ट हो जाएगा। अपने को मेलिंग नेम कोई और रखना हो तो वो भी रख सकते हैं, जैसे कि ऐसा रखना हो तो वो अलग भी रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एड्रेस, यानी ये जो हमने कंपनी क्रिएट करी उसका एड्रेस क्या है, तो अपने एड्रेस डाल देते हैं। एंटर करके दूसरी लाइन में दूसरी एंटर करके उसके बाद क्या ऑप्शन है कंट्री। कंट्री यानी जिस भी टैली एक यानी ग्लोबली भी लोग यूज करते हैं बाहर की कंट्री में भी, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रियों का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और अपने नॉर्मली यहाँ पे इंडिया का ही करेंगे तो इंडिया का कंट्री में इंडिया। उसके बाद नीचे उसके स्टेट सिलेक्ट करने के, अपने गुजरात जो भी जिस भी स्टेट की कंपनी हो वो स्टेट वहाँ पे सिलेक्ट कर देने का। उसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड डाटा है डाल देने का। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, टैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो जो भी चीज़ हो वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी सब चीज़ हमें यहाँ पे डालने की, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। बाकी कोई चीज़ स्किप करके भी हम आगे जा सकते हैं, वो कंपनी क्रिएट तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ डाले बिना हमें आगे नहीं जाने देगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है उसका, खाली मोबाइल नंबर ही है मेरे पास, तो खाली मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं। उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, टैक्स उसका है नहीं, मेल आईडी है मेरे पास तो मैंने मेल आईडी डाल दिया। उसके बाद उसकी कोई वेबसाइट है नहीं तो मैंने डाला नहीं। उसके बाद ऑप्शन आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में क्या ऑलवेज उसमें रहेगा कि अप्रैल, कोई भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि 2021 फाइनेंशियल ईयर देखे तो वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, और उस ईयर के अप्रैल मंथ से वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ईयर की हमें अकाउंटिंग करनी हो उसका अप्रैल मंथ ही रहेगा यहाँ पे। तो अपने जैसे कि 2021 की अकाउंटिंग करनी हो तो फाइनेंशियल ईयर में हम क्या डालेंगे, 1/4/2020। तो फाइनेंशियल ईयर में हमेशा कोई भी वो साल का अप्रैल महीना ही रहेगा। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वो ऑप्शन है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट जो हमने फाइनेंशियल ईयर डाला है ना वो ही ले लेगा यहाँ पे। पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी क्या कि आपकी अकाउंटिंग कहाँ से कौन से मंथ से स्टार्ट हो रही है। उसमें किस हिसाब से होता है कि जैसे कि अब ये 2020 से स्टार्ट हो रहा है पर मैंने अपनी कंपनी क्रिएट करी जून महीने में क्रिएट करी, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना कब से स्टार्ट होगा, जून महीने से स्टार्ट होगा। तो यानी ये ऑप्शन ये कहना चाहता है कि आपकी अकाउंटिंग बुक्स कहाँ से बिगिन हो रही है। तो अगर मैंने जून से क्रिएट जून में ही मेरी कंपनी बनाई होगी तो यहाँ पे जून डलेगा। पर अपने यहाँ पे अभी ऐसा ही लगता है कि मेरी कंपनी भी अप्रैल में बन गई थी, तो यहाँ पे भी बुक्स बिगिनिंग में भी अपने क्या रखेंगे अप्रैल। उसके बाद ये टैली का पासवर्ड वाला ऑप्शन है, वो पासवर्ड और सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है ना, वो एडवांस ऑप्शन है, तो वो अपने अभी पासवर्ड ऑन नहीं रखते हैं, खाली ऐसे ही जाने देते हैं, उस ऑप्शन को अभी नहीं देखते। एंटर 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 करके आगे जाने का। और यहाँ पे लास्ट में आएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन, वहां पे जाके अपने को एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर से भी एक्सेप्ट होता है और यस पे क्लिक करने से भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अपने एंटर करेंगे, वो कंपनी यहाँ पे बन गई, सानिया ट्रेडिंग कंपनी करके यहाँ पे आ गई।
बराबर। अब जिस फोल्डर में मैंने कंपनी बनाई उस फोल्डर में जाके एक बार देखते हैं। यहाँ पे अपने जाएंगे तो ये 10,000 करके मेरे को एक फोल्डर दिख रहा है जो पहले नहीं था पर अभी हमको दिख रहा है। तो यानी हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे ना तो उसका ईच टाइप से यहाँ पे फोल्डर बन जाता है यहाँ पे। अब अगर मैं यही पाथ में दूसरी कंपनी क्रिएट करूंगा ना तो 10,001 बन जाएगा। तीसरी कंपनी बनाऊंगा तो 10,002। तो ऐसे ऐसे जितनी कंपनियां हम बनाएंगे ना उतने फोल्डर अपने हिसाब से अपने आप बनते जाएंगे। 10,000, 10,001, 2, 3, 4, मतलब जितनी कंपनियां बनाओगे उतने फोल्डर वहां पे अपने आप क्रिएट होते जाएंगे। बराबर। तो ये पाथ मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे ये कंपनी बनी। अगर मैंने वो ये पाथ सिलेक्ट नहीं किया होता तो बाय डिफॉल्ट जो पाथ सिलेक्टेड था उसी में तो वो कंपनी बन जाती। तो ऐसे हमें कोई भी नई कंपनी क्रिएट करनी हो तो वो हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यानी ये अपने टैली ओपन करते हैं तो मेन गेटवे ऑफ टैली है, उसमें ये सारे ऑप्शन आते हैं। उसमें अपने को कंपनी क्रिएट करनी हो तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाने का। यहाँ पे पहले अपने को पाथ सिलेक्ट करने का। अगर पाथ अपने को कोई चेंज ना करना हो तो बाय डिफॉल्ट वही का वही रहने देने का। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी को की हो अपने पास, कॉन्टेक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, उसका मेल आईडी, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन हो वो डालने की। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट वो बाय डिफॉल्ट अप्रैल ही रहेगा कोई भी ईयर का। और उसके बाद बुक्स अपनी कहाँ से बिगिन हो रही है वो डेट यहाँ पे डालने की। और एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेने का। उस हिसाब से कंपनी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो आज अपने मैंने मेन मेन चीजें क्या बताई आपको कि यानी टैली क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो किस टाइप का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के डेफिनेशन देखे। उसके बाद अकाउंटिंग्स क्या है, उसके 3 गोल्डन रूल क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है। उसके बाद उसके रिपोर्ट्स जो जनरेट होते हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं और उसकी मेन डिटेल्स क्या होती है और उससे हमें क्या मिलता है वो देखा। और उसके बाद कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने आज आपको दिखाया। तो आज अपने यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी अपने नेक्स्ट अपने हर सैटरडे संडे जब तक जूम पे रहेगा तब तक 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा। बाकी जूम के बिना अपने 2-2 घंटे का लेक्चर रखते हैं फिजिकली। तो उस हिसाब से तुम्हारा भी नेक्स्ट सैटरडे संडे से मैं अलग से यानी आपको अलग से भेजूंगा, उन दोनों का अलग से भेजूंगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो आज के लिए अपने यहाँ तक ही रखते हैं। ये जो आज मैंने कराया उसमें कोई क्वेरी या कुछ भी? नो सर, बस आप वो लिंक भेज देना सो डाउनलोड करके प्रैक्टिस हो जाए। हाँ। तो मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और लिंक में जो जो भी मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाऊँ हर रोज, और मैं उसमें सम्स करने के लिए भी घर पे दूंगा। तो वो सब प्रैक्टिस करते रहना घर पे तो ठीक है, कोई वांदा नहीं आएगा आगे जाके। यस सर। ओके। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं।